आप सबका आपके YouTube चैनल थिंक फॉर जीएस पे ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे सॉइल मैनेजमेंट या मृदा प्रबंधन के ऊपर, इसके महत्व के ऊपर, क्या उपयोगिता है इसके हमारे जीवन में। इन्हीं सारे बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, विश्व मृदा दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे मेनली हम वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में जानते हैं। और मिट्टी की हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या मतलब इसके इम्पोर्टेंस है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इस वर्ष के शीर्षक की उपयोगिता व प्रासंगिकता का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष का जो टाइटल था विश्व मृदा दिवस का, वो था सॉइल वेयर फूड बिगिंस, या मिट्टी जहाँ से भोजन पैदा होता है। तो मिट्टी की उपयोगिता कुछ इस सेंस में कि वो हमें भोजन ग्रहण करवाती है। तो ये कई सारे एस्पेक्ट्स हैं मृदा को लेके, और हमें इसके लाभ को समझना भी चाहिए, और इसको लेकर जो चुनौतियां हैं उनका सामना करके उन्हें दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि मृदा की गुणवत्ता जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों के कारण लगातार गिरती ही जा रही है। और मृदा स्वास्थ्य जो है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस कारण से। तो मृदा स्वास्थ्य को लेके हास और उनके परिणाम क्या हो सकते हैं, उन्हें कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे मृदा के लगातार गिरते स्तर के पीछे जो मेन कारण हैं वो औद्योगिक गतिविधियां हैं। जैसे समाज में बहुत सारे औद्योगिक कार्य हो रहे हैं जिनका जल और कूड़े कचरे के माध्यम से वो हमारे मिट्टी तक पहुंच रहे हैं। और खनन है, कचरा प्रबंधन है, कृषि के तरीके हैं कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जीवाश्म ईंधन है, निष्कर्षण और प्रसंस्करण है, ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, वाहनों का धुआं है। ये बहुत सारे ऐसे कारक हैं, और कुछ कारक मतलब इंटरनली भी हैं। जैसे मृदा में पोषक तत्व के पीछे मिट्टी का क्षरण भी है। ठीक है। मिट्टी का कटाव और बहाव भी है। पराली और ठूंठ को जलाने के पीछे मतलब ये भी कई कारण हैं, जो मिट्टी में तत्व की बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हो सकते हैं इनके पीछे। और भारत में जितनी भूमि है उसके कुल भूमि में मतलब 29% क्षेत्र ऐसा है जो हम ये कह सकते हैं कि उसका मृदा स्वास्थ्य स्तर ठीक नहीं है। इसके पीछे कृषि की उत्पादकता, जैव विविधता संरक्षण, पानी की गुणवत्ता और भूमि पर निर्भर समुदायों का सामाजिक आर्थिक जीवन प्रभावित होता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि उर्वरकों और कीटनाशकों का इतना अत्यधिक उपयोग हो रहा है वर्तमान समय में, और इससे जो है हमारा भूजल स्तर भी दूषित हो रहा है। और उस दूषित जल हमारे खाने पीने में, हमारी फसलों में, और उसी से पुनः सिंचाई, तो कहीं ना कहीं वो चक्र सा बन गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल में जैसे जो आर्सेनिक प्रदूषित जल है वो कहीं ना कहीं धान की खेती में जाता है, फिर वो धान के माध्यम से पूरे भारत में जब एक्सपोर्ट होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन में आ चुका है। तो इसे कम करने की ज़रूरत है। और कह सकते हैं मृदा ह्रास के पीछे जो है समाज पर नकारात्मक प्रभाव हमेशा पड़ते रहेंगे अगर इसका स्तर ठीक ना किया गया। साथ ही मानव और पारिस्थितिकी पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उससे इंटर रिलेट हैं। ठीक। और इसको देखते हुए बहुत सारे ऐसे जो है रणनीतियाँ और कार्य योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। जैसे मिट्टी को रसायन मुक्त किया जा सकता है। ठीक। और जैव विविधता की रक्षा, मृदा में ऑर्गेनिक तत्वों को बढ़ाना, मिट्टी की नमी को बनाए रखना, मृदा क्षरण को रोकना, ये सारे बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो हमारी मृदा के स्वास्थ्य स्तर को ठीक कर सकते हैं। और सरकार द्वारा भी लगातार कई जो उपयुक्त बिंदु दिए गए हैं उनके लिए कई योजनाएं और रणनीतियां बनाई गई हैं। जैसे भारत सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किया था। उसका उद्देश्य मेनली ये था कि मिट्टी की जांच करके उसके अनुसार कृषि करना, और उसके अनुसार उर्वरकों का यूज़ करना, कि मतलब जो उसमें उपस्थित हैं उनको ना यूज़ करके जो
नहीं है उनको यूज़ करना, एक्सेसिव यूज़ नहीं करना उनका। और मृदा क्षरण रोकने के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ किया गया था। इसका मेन काम ये था कि ये मेनली रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करता था, नेचुरल फार्मिंग पे फोकस करता था। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे मृदा और पारिस्थितिकी दोनों को लाभ पहुंचेगा। ठीक। और कृषि में रसायन व कीटनाशकों के कम उपयोग के लिए धारणी कृषि को बढ़ाने की लगातार बात होती रहती है। इसके लिए जैसे अभी भारत सरकार ने नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की। ठीक। और भी कई सारे एजेंडा हैं जो भारत सरकार का हमेशा ये शामिल रहता है, धारणी कृषि, नेट जीरो कृषि। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो FAO है जो कि UN का एक अभिन्न अंग है, वो भी कहीं ना कहीं भारत के साथ इन सब चीज़ों को, धारणी कृषि को लेके हमेशा खड़ा रहता है, उनका सपोर्ट करता है। ठीक। अन्य कई योजनाएं भी हैं इस क्षेत्र में जो लगातार काम कर रही हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, किसी जो जैव विविधता कृषि वाला था, उसमें कहा था मैंने कि पीएम प्रणाम योजना है, पीएम कुसुम योजना है, अंत्योदय योजना है, जो कहीं ना कहीं धारणी प्रबंधनों के माध्यम से भारतीय कृषि को लगातार बढ़ावा देती रहती है और उनको एक बेहतर परिवेश प्रदान करने के लिए अग्रसर रहती है। ठीक। इसके साथ ही अगर ये सारे माध्यम हम अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है कृषि की आय दोगुनी करने का, वो हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मतलब मेनली हमें करना क्या होगा कि जो बहुत टॉप एजुकेटर्स हैं उनको शिक्षा में ये चीज़ें लानी होंगी। नीति निर्माता हैं और समाज के बीच जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनको जन जागरूकता और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत है। और साथ ही जो परंपरागत रूप से कृषि हमारे यहाँ चलती आ रही है उसको आधुनिक, इस तरीके से आधुनिकता की ओर प्रसारित करने की ज़रूरत है जिससे हम ये कह सकें मतलब हमारा जो भूमि की उर्वरता क्षीण ना हो, वो एक तरीके से धारणी कृषि की ओर हम ध्यान दे सकें। तभी हम मतलब भारत जो है वैश्विक पटल पर एक स्वयं को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सम्मुख खड़ा कर पाएगा, जिसके लिए उसने विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किए हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम किसानों की आय अब तक दोगुनी कर देंगे, 5 ट्रिलियन इकनॉमी बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तभी संभव हो पाएंगी जब हम अपने एजेंडा को बिल्कुल कट एंड क्लियर रखेंगे और इसी श्रेणी में निरंतर प्रयास करते रहेंगे, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, रणनीतियों के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से, उनके बीच संवाद के माध्यम से। बहुत सारे प्रयास ऐसे चलते रहते हैं। DD किसान है, ये सारी चीज़ें, ड्रोन का उपयोग है, आधुनिकता की ओर, आधुनिक माध्यम से कृषि करना, सोलर पैनल का यूज़ करना, उसके माध्यम से सिंचाई करना, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, ये सारे यूज़ करना। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को, जैसे जैव विविधता वाले में। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इंटर रिलेट करके कई आंसर्स बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।